नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इग्लो पीसीएस में। साथियों, आज की क्लास में हम यहाँ बात करेंगे सैयद वंश और लोदी वंश की। चूँकि ये बहुत छोटे छोटे वंश हैं दोनों, ठीक है, और इनके राज्य में या इनके समय में कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं हुई हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ी जाए। इसीलिए छोटे छोटे राजवंश हैं, तो इनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे हम आज की क्लास में पूरा कवर करेंगे। आज की क्लास में पूरा का पूरा सैयद वंश और लोदी वंश हम आज ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है निशित मिश्रा और मैं वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं। तो एक एक करके शुरू करते हैं साथियों, एक एक वंशों को हम यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ साथियों सैयद वंश की। तो ये सैयद वंश की हम बात करें तो आप देख सकते हो सैयद वंश का जो समय है वो है 1414 से 1451 तक, यानी करीब करीब 1414 से 1451 तक इस वंश ने यहाँ पर शासन किया है, ठीक है। और अगर हम यहाँ ये देखें कि इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा या इस वंश का संस्थापक कौन है साथियों, तो वो है खिज्र खां, जो पहला शासक इस वंश में हुआ है। क्योंकि बहुत ज़्यादा शासक यहाँ नहीं हुए हैं, तो पहला है खिज्र खां। खिज्र खां की बात करेंगे, पहला शासक सैयद वंश का, या हम कहें सैयद वंश का संस्थापक, तो वो है खिज्र खां। इसका समय है 1414 से 1421। तो 1414 से 1421 तक खिज्र खां का शासन रहा है। खिज्र खां कौन था तो मैं आपको बता दूं, खिज्र खां जो है ये तुगलक जब वंश चल रहा था तो उस समय सूबेदार पद पे ये तैनात हुआ करता था। जब नासरुद्दीन महमूद के समय में, जब तुगलक वंश के नासरुद्दीन महमूद के समय में, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक है, जब तैमूर लंग ने भारत पर हमला कर दिया तो इसको ये समझ आ गया कि अगर मैं नासरुद्दीन महमूद के समर्थन में रहूँगा तो मैं भी मारा जाऊँगा। तो इसने क्या किया, इसने अपनी पार्टी बदल ली और पार्टी बदल करके ये तैमूर की साइड हो गया। जब तैमूर की साइड हो गया तो इसने तैमूर को अपना बॉस मान लिया, अपना आका मान लिया और फिर उन्हीं के संरक्षण में कार्य करने लगा। अब तैमूर क्या है, तैमूर एक लुटेरा है। तैमूर कोई ऐसा शासक तो है नहीं जो यहाँ पर आके कब्जा करता और शासन चलाता। तो इसको ये बात पता थी, ये बात जानता था कि तैमूर क्या है, तैमूर तो एक लुटेरा है, कुछ दिन यहाँ रहेगा, लूट पाट के चला जाएगा और फिर मैं यहाँ जो है शासन अपना स्थापित करूँगा। तो इसी सोच के साथ इसने तैमूर का साथ दिया और ये हुआ भी। तैमूर करीब करीब 10 से 15 दिन भारत में रहा और दिल्ली में उसने जो लूटपाट मचाई, जो दिल्ली को बुरी तरीके से लूटा, इसका परिणाम ये हुआ कि तुगलक वंश समाप्त हो गया। और तुगलक वंश के समाप्त होने के बाद खिज्र खां गद्दी पर आ गया और इसने एक नए वंश की स्थापना की जिसको हम नाम देते हैं सैयद वंश, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब क्योंकि तैमूर का पिछलग्गू बन गया ये, तो तैमूर ने क्या किया, तैमूर जब भारत से वापस गया तो उसने भारत में जो क्षेत्र तैमूर के द्वारा विजय कर लिए गए थे, जिनको उसने लूट लिया था, उन विजयी क्षेत्रों का सूबेदार बना दिया खिज्र खां को। जैसे किस किस क्षेत्र का इसको सूबेदार बनाया, तो मैं उनको नाम बता देता हूँ। इसको मुल्तान का सूबेदार बनाया गया, मुल्तान, ठीक है, दीपालपुर, ठीक, मुल्तान हो गया, दीपालपुर हो गया, और अगर हम देखें तो लाहौर, इन क्षेत्रों का इसको सूबेदार बना दिया गया। किसके द्वारा, तैमूर लंग के द्वारा। तैमूर ने इसको इन क्षेत्रों का सूबेदार नियुक्त किया। क्यों नियुक्त कर दिया, क्योंकि ये तैमूर का पिछलग्गू था, तो तैमूर ने जाते जाते इसको ये सौगात दे दी और इसको सूबेदार पद पे नियुक्त कर दिया। अब जब ये गद्दी पर भी बैठ गया तो गद्दी पर बैठने के बाद भी इसने स्वयं को कभी भी सुल्तान की तरह ट्रीट नहीं किया। तो गद्दी पर बैठने के बाद इसने स्वयं को कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं दी। यह हमें ध्यान रखना है, ये अपने आप को सुल्तान नहीं मानता था। फिर कौन मानता था, तो ये अपने आप को नायब कहता था, तैमूर लंग का नायब कह के पुकारता था, या फिर कहता था अपने आप को रैयत ए आला, रैयत ए आला, या फिर नायब कह करके स्वयं को संबोधित करता था। इसने कभी भी खुद को सुल्तान की उपाधि नहीं दी। रैयत ए आला का क्या मतलब है, आला कौन है यहाँ पे, आला मतलब तैमूर, और ये तैमूर की रैयत संभालता है, यानी जो तैमूर के जीता गया क्षेत्र है उसको संभालने वाला एक रैयत है, ठीक है, एक अधिकारी है, एक सेनापति है। तो स्वयं को कहता था रैयत ए आला अथवा नायब, और इसने कभी भी स्वयं को सुल्तान की उपाधि नहीं दी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको याद रखना हो, तो बस यही 2-3 पॉइंट है। इसके बाद अगला शासक जो गद्दी पर आता है
इसके बाद अगला शासक जो गद्दी पर आता है उसका नाम है मुबारक शाह। मुबारक शाह। इसके बाद जो अगला शासक गद्दी पे आया वो है मुबारक शाह। मुबारक शाह की हम बात करें तो ये एक अपेक्षाकृत योग्य शासक है, ठीक है। इसका समय है 1421 से 1434 तक, और ये एक योग्य शासक है, सैयद वंश का योग्य शासक है। अब चूंकि योग्य शासक है तो इसने उस तरीके से काम भी किए, जैसे इसने स्वयं को सुल्तान की उपाधि दी, ठीक। इससे पहले वाले शासक ने, खिज्र खान ने स्वयं को कभी भी सुल्तान नहीं कहा। इसने कहा नहीं, मैं तो वही सुल्तान हूँ, और इसने स्वयं को सुल्तान की उपाधि दी। इसके समय में अगर हम देखें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके समय में ही याहिया बिन सरहिंदी को मुबारक शाह ने संरक्षण दिया। एक लेखक जिनका नाम है याहिया बिन सरहिंदी, ठीक है। तो याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण देने वाला दिल्ली सुल्तान कौन है, तो आप बताओगे सैयद वंश का मुबारक शाह। और चूंकि इसको संरक्षण दिया है तो इसके नाम पर इसने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है तारीख ए मुबारक शाही। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बस इतना ही है, ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। तो तारीख ए मुबारक शाही नाम की पुस्तक के लेखक कौन है, याहिया बिन सरहिंदी। और ये पुस्तक जो समर्पित है तारीख ए मुबारक शाही, ये समर्पित है मुबारक शाह को, ऑब्वियस बात है। और इसी बुक से हमें सैयद वंश के बारे में जानकारी भी मिलती है। इसके बारे में बस इतना ही है जो आपको याद रखना है। और मुबारक शाह के बाद जो अगला शासक गद्दी पे आया है वो है, एक सेकंड, हाँ, इसके बाद जो अगला शासक गद्दी पर आया है साथियों उसका नाम है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, ठीक। अगला शासक सैयद वंश का जो गद्दी पे आया है वो है मोहम्मद शाह। इसका समय है 1434 से 1445 तक, ठीक है। मोहम्मद शाह के बारे में बस हमें एक पॉइंट याद रखना है कि मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहा, बस। अब बहलोल लोदी कौन है, इसका मताहत है, ठीक है। इसके यहाँ काम करने वाला एक अधिकारी है, ठीक है। इन दोनों में कोई भी रक्त संबंध नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये सैयद है और ये जो लोदी वंश के लोग हैं ये अफगानी हैं, तो इनमें कोई ऐसा रक्त संबंध नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये इनके कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, लेकिन इससे चूंकि इसको ज़्यादा मानता था तो इसने बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहा। ना केवल पुत्र कहा बल्कि बहलोल लोदी को इसने खान ए खाना की उपाधि भी दी, खान ए खाना, ठीक है। ये इसकी उपाधि थी। ये उपाधि आपको मुगल वंश में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये उपाधि आपको मुगल वंश में भी देखने को मिलेगी, और ये उपाधि अकबर देंगे, किसको, अकबर देंगे अपने मुंह बोले बेटे को, जो रसखान नाम से कविताएं किया करते थे। आप लोग कमेंट करके बताइए उनका वास्तविक नाम क्या था, ठीक है। तो ये खाने की उपाधि भी बहलोल लोदी को दे रहा है कौन, मोहम्मद शाह, और इसके बारे में ऐसा कुछ भी खास नहीं है। अगला शासक जो इसके बाद गद्दी पर आता है वो है आलम शाह। अगला शासक जो गद्दी पे आया है वो है आलम शाह, ठीक है। आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक है। इसका समय है 1445 से 1451, ठीक है। 1445 से 1451, और ये अंतिम शासक है सैयद वंश का, ठीक है। आलम शाह को प्रशासन में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं थी, प्रशासन में इसको रुचि नहीं थी किसी भी तरीके की। ये राजा बनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, इसीलिए अपनी राजधानी दिल्ली छोड़ करके भाग गया कहाँ, बदायूं। और बदायूं जाने से पहले या दिल्ली छोड़ने से पहले इसने अपनी सत्ता, ठीक है, इसने अपनी सत्ता स्वयं ही बहलोल लोदी को सौंप दी, ठीक है। हाँ, अपने आप ही इसने सत्ता जो है वो बहलोल लोदी को सौंप दिया कि ठीक है तुम शासन कर लो, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बहलोल लोदी ने बिना रक्त बहाए, या हम दूसरे तरीके से कहें कि आलम शाह ने बिना मरे ही
अपनी गद्दी अपने आने वाले उत्तराधिकारी को दे दी। वरना जब भी कभी वंशों का परिवर्तन होता है तो उसमें खून अवश्य बहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। आलम शाह ने बिना खून खराबे के सत्ता सौंप दी किसको? बहलोल लोधी को। और बहलोल लोधी ने भी बिना मारे सत्ता ले ली। कुल मिला के जो भी रहा, आलम शाह है अंतिम शासक सैयद वंश का। और इसी के साथ सैयद वंश समाप्त हुआ, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। और अगला वंश जो गद्दी पर बैठा साथियों, वो आया है लोधी वंश। तो अब सत्ता में आ गए कौन? अब सत्ता में आ गए लोधी वंश। अब देखो लोधी जो है ये लोधी है ना। हमारे पश्चिमी यूपी में एक जाति भी होती है जो कि है लोधी। वो लोधी अलग हैं और ये लोधी अलग हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये लोधी हिंदू वाले हैं, ठीक है, जो अपने आप को राजपूत भी कहते हैं, लोधी राजपूत। ये लोधी जो है मुस्लिम है और इनका संबंध तो भारत से है ही नहीं। ये जो लोधी वंश के लोग हैं ये कौन हैं? ये हैं भारत में प्रथम अफगानी वंश। ध्यान रखना, ये भारत के नहीं हैं, ये कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के हैं। तो आप याद रखना, इनका समय है, मतलब इनका जो जानकारी है वो है ये कि ये भारत के पहले अफगानी वंश है, प्रथम अफगान वंश हम इसे कह सकते हैं, जिसका समय है 1451 से 1526। ठीक है, तो ये है प्रथम अफगानी वंश भारत का। और इस वंश का संस्थापक कौन है? तो जस्ट अभी हमने देखा, इस वंश का जो संस्थापक है वो है बहलोल लोधी। ठीक, हाँ, तो बहलोल लोधी इस वंश का, लोधी वंश का संस्थापक है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगानी वंश कौन सा है? तो आप बताएंगे प्रथम अफगानी वंश है लोधी वंश। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि लोधियों, मतलब ये जो प्रथम अफगानी वंश है ये अफगानों की किस शाखा से जुड़े हुए थे? तो हम याद रखेंगे कि ये प्रथम अफगानी तो है, अब अफगान में भी बहुत सारे लोग हैं, तो ये शाहू खेल शाखा से जुड़े हुए थे, शाहू खेल शाखा। ठीक है, तो इनका संबंध अफगानियों की किस शाखा से है? इनका संबंध अफगानी तो है ही, लेकिन अफगानियों की शाहू खेल शाखा से ये जुड़े हुए हैं। और अफगानी लोगों में जैसे आप देखो तो अफगानी लोगों में जो कॉन्सेप्ट है ये भाईचारे का विचार बहुत ज़्यादा मानते हैं अफगानी लोग, है ना। अफगानी लोग भाईचारे को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे आपने देखा होगा भारत से भी बहुत ज़्यादा यात्री जो है, या हम कहें जो थोड़ा साहसिक टूरिस्ट होते हैं, जो एडवेंचर करना पसंद करते हैं, वो अफ़गानिस्तान जाते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं भारत और अफ़गानिस्तान के संबंध बहुत अच्छे हैं, और भारत से जब भी कोई यात्री अफ़गानिस्तान जाता है तो उसको बहुत प्यार से वो लोग वेलकम करते हैं, ठीक है, और बिरादर बिरादर कहकर संबोधित करते हैं कि अरे आप तो हमारा बिरादर है, इस तरीके से बोलते हैं। बिरादर का मतलब क्या है? आप हमारे भाई हो। तो अफ़गानी लोग भाईचारे को बहुत मानते हैं, है ना, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो अफ़गानी वंश जो है शाहू खेल शाखा से जुड़ा, मतलब शाहू खेल शाखा से जुड़ा हुआ है। और दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफ़गानी वंश लोधी वंश है, जिस वंश के संस्थापक हमें दिखाई दे रहे हैं ये। इनका समय है 1451 से 1489 तक। ठीक है, ये बहलोल लोधी का समय है, ये आपको याद रखना है। अब बहलोल लोधी की चलिए बात करते हैं। तो पहला तो पॉइंट यहाँ पर यही हो जाएगा कि जो बहलोल लोधी हैं साथियों, ये सबसे लंबे समय तक गद्दी पर बैठने वाले शख्स हैं। सबसे लंबे समय तक गद्दी पर बैठे हैं ये, है ना। आप यहाँ देख लो कितने लंबे समय तक गद्दी पर बैठे हैं, 1451 से 1489, है ना। तो जो है 37-38 साल गद्दी पर ये बैठे हैं, बहुत लंबे समय तक ये गद्दी पर रहे। अच्छा, बहलोल लोधी ने जब सत्ता संभाली 1451 में, तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि अफ़गानी लोग भाईचारे में विश्वास रखते हैं, तो गद्दी पर बैठने के बाद बहलोल लोधी ने स्वयं को कभी भी सुल्तान नहीं माना। इन्होंने कभी भी खुद को सुल्तान की उपाधि नहीं दी। क्यों? जैसे ही इनके गद्दी पर बैठने की खबर आई तो अफ़गानिस्तान से बहुत सारे लोग इंडिया में आने लगे, क्योंकि उनको खबर पहुंच गई कि भारत में एक हमारा भाई ऐसा है जो गद्दी पर बैठ चुका है दिल्ली की, तो चलो बढ़िया वहीं दिल्ली में रहेंगे। और बहुत सारे अफ़गानी सरदार भारत में आने लगे।
जिनको लेकर के इसने अपनी सत्ता स्थापित करी यहाँ पर। तो जब इसने स्वयं को सुल्तान नहीं माना, ये अपने आप को सुल्तान नहीं मानता था, ये कहता था कि हम सब भाई हैं, हम सब एक ही जैसे हैं, हम सब सरदार हैं, लेकिन अंतर इतना है कि मैं आपको लीड कर रहा हूँ। तो ये सारे के सारे सरदारों के साथ ज़मीन पर ही बैठता था बहलोल लोदी। इसने कभी भी स्वयं को ना तो सुल्तान माना, ना ही अपने आप को कभी सिंहासन पर बिठाया। सभी सरदारों के साथ, सभी अफगानी सरदारों के साथ ही ज़मीन पर ही बैठता था, ठीक है, और अपने आप को उन्हीं में से एक मानता था। इसने कभी भी अपने आप को स्पेशल या राजा या किंग या सुल्तान कभी भी नहीं कहलवाया अन्य लोगों से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब सुल्तान नहीं मानता था तो स्वयं को क्या मानता था? तो इसने अपने आप को उपाधि दी मसनद ए आली। मसनद ए आली, ये आपको याद रखना है। ये उपाधि किसकी थी? ये उपाधि थी साथियों बहलोल लोदी की। मसनद ए आली इसने स्वयं को कहा, और इसने कभी भी खुद को इसने कभी भी स्वयं को सुल्तान नहीं माना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और हम देखें तो जैसा कि मैंने बताया अफ़गान है, तो इसने भारत में अफ़गानियों को संगठित किया और दिल्ली को भी संगठित करने का प्रयास किया। और प्रशासन में इसने एक महत्वपूर्ण चीज़ ये की कि इसने बहलोली सिक्का चलाया, जो आपको याद रखना है। इसने एक नए प्रकार का सिक्का चलाया जिसको कहते हैं बहलोली सिक्का। तो बहलोली सिक्का चलाने वाला जो व्यक्ति था वो था बहलोल लोदी। आपको यहाँ पर इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्षेत्र इसने नहीं जीते, या हम ये कहें कि इसने बहुत बहुत बड़े युद्ध अभियान किए, ऐसा नहीं है, ठीक है। सिंपल चीज़ें इसने रखी, लेकिन इसने एक क्षेत्र जीता, जौनपुर। तो जौनपुर इसने विजय कर लिया, याद रखना, ठीक है, हाँ, या जौनपुर को इसने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। और ऐसा कोई महत्वपूर्ण युद्ध इसके नाम दर्ज नहीं है जो एग्ज़ाम में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। और लास्ट पॉइंट ये है कि 1489 में इसकी मृत्यु हो गई, तो इसका जो मकबरा है वो दिल्ली में है। इसका मकबरा कहाँ है साथियों? इसका मकबरा दिल्ली में है, जो आपको याद रखना है। तो बहलोल लोदी से जुड़े हुए यही 2-3 फैक्ट हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। बहलोल लोदी तो अभी चले गए यहाँ पर, और फिर गद्दी पर आया इनका पुत्र, और इनके पुत्र का नाम है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी अब गद्दी पर आया है सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी पुत्र है बहलोल लोदी का, जिसका समय है 1489 से 1517, ठीक है, यानी ठीक ठाक इसका लंबा समय है। और ये जो है थोड़ा सा अलग है अपने पिता से। किस तरीके से अलग है? तो देखो, हमने देखा कि इसके पिताजी जो है वो भाईचारे की भावना में विश्वास रखते थे, अफगानी सरदारों के साथ ज़मीन पर बैठा करते थे और स्वयं को अलग नहीं मानते थे। लेकिन जब ये गद्दी पर आया तो उसने कहा नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। और गद्दी पर आने के बाद इसने क्या किया? इसने स्वयं को सबसे पहले तो सुल्तान की उपाधि दी। इसने कहा नहीं, मैं अब एक साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक सुल्तान हूँ, ठीक है, मैं एक सुल्तान हूँ, और चूँकि मैं सुल्तान हूँ तो मैं सिंहासन का प्रयोग करूँगा, और आप सभी सरदारों के साथ मैं ज़मीन पर अब नहीं बैठूँगा, मुझे चाहिए फुल इज्जत। तो इसने स्वयं को सुल्तान की उपाधि दी और सिंहासन पर बैठना शुरू किया। इससे पहले के जो सरदार थे वो सिंहासन इस्तेमाल नहीं करते थे, ना ही स्वयं को सुल्तान मानते थे। इसके पिताजी स्वयं को सुल्तान का मानते थे, लेकिन इसने कहा नहीं, मैं तो सुल्तान हूँ। दूसरा, इसने प्रशासन में योग्य लोगों को भर्ती किया। इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले इसके पिताजी के समय में ज़्यादातर अफगानी लोगों को प्रशासन में भर दिया गया, उनको खुश करने के उद्देश्य से, जिससे सरदार प्रसन्न बने रहे, अमीर लोग प्रसन्न बने रहे। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने प्रशासन में योग्यता को वरीयता दी और योग्य लोगों को भर्ती किया कि केवल योग्य लोगों को ही हम शामिल करेंगे, केवल आप अफगान हैं इस आधार पर आपको प्रशासन में उच्च पद नहीं दिया जा सकता। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसने की सिकंदर लोदी ने, ठीक है। अब प्रशासन को बेहतर कर रहा है, इसने भू राजस्व को भी बेहतर करने का प्रयास किया। भू राजस्व बढ़ाने के लिए इसने बहुत सारी चीज़ें की जिससे भूमि की एक्चुअल माप की जा सके। और भूमि की एक्चुअल माप करने के लिए इसने क्या किया? इसने एक नया पैमाना चलाया, और इसका जो पैमाना है वो पेपर में खूब पूछा जाता है। इसका जो पैमाना है वो है गज ए सिकंदरी। इसने गज ए सिकंदरी नाम का नया पैमाना चलाया,
और जो गज सिकंदरी होता था साथियों, ये 30 इंच का एक पैमाना था भूमि नापने का। इसने कहा हम इसके हिसाब से भूमि को नापेंगे और फिर जो है हम राजस्व तय करेंगे कि आखिरकार भूमि को राजस्व मतलब किस किस भूमि का राजस्व कितना होना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसने यहाँ पर की और ये बहुत फेमस है। इसके अलावा साथियों इसने क्या किया, इसने राजपूतों को कंट्रोल करने के लिए, अब देखिए दिल्ली जो है, दिल्ली क्या था, दिल्ली बहुत सारी राजनीति का केंद्र था। इससे पहले दिल्ली ही राजधानी थी, इल्तुतमिश के समय से राजधानी दिल्ली बन गई और इस समय तक दिल्ली ही है। तो दिल्ली में जो है राजनीति बहुत ज़्यादा थी और दिल्ली पर दुनिया भर के आक्रमण भी होते रहे थे। 1414 में हमने देखा तैमूर लंगीबा कूद पड़ा आक्रमण करने। तो इसने कहा कि राजधानी बदलने का अब टाइम आ गया है और इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर इसने एक नया शहर बसाया, आगरा, सब लोग जानते हैं। और ना केवल इसको उसने बसाया बल्कि इसको अपनी राजधानी भी बनाया। तो आगरा की स्थापना की 1504 में और 1506 में इसने आगरा को राजधानी भी घोषित कर दिया और यहाँ पर उसने किला बनवाया जिसे कहते हैं बादलगढ़ का किला। बादलगढ़ का किला, इसी किले को बाद में अकबर रेनोवेट करेगा और फिर वो आगरा किले के नाम से जाना जाएगा। तो आगरा शहर की स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण है 1504 में, आप लोग याद रखना, और 1506 में ये बन गई दिल्ली सल्तनत की राजधानी आगरा। ठीक है, किसके समय में? सिकंदर लोधी के समय में। अब इसके हम चरित्र की बात करें साथियों कि इसका चरित्र किस तरीके का था, तो जो सिकंदर लोधी है ये धर्मांध व्यक्ति है, धर्मांध है, यानी इसने धार्मिक कट्टरता की नीति को अपनाया। उदाहरण के लिए इसने मजार पर जाने पर रोक लगा दी। इसने कहा लोग मजार पर ना जाएं। वही शिया सुन्नी वाला खेला है। जो सुन्नी लोग होते हैं अपने आप को उच्च मुसलमान मानते हैं और मजार वगैरह पर नहीं जाते हैं। शिया लोग मजार वगैरह पर जाते हैं, उन्हें इस्लाम में निम्न माना जाता है। तो इसने कहा हम तो सुन्नी हैं तो हम मजार वजार नहीं फॉलो करेंगे और इसने लोगों के मजार पर जाने पर रोक लगा दी। इसने शियाओं के प्रमुख त्यौहार जिसे कहा जाता है मुहर्रम, मुहर्रम पर भी इसने रोक लगा दी। इसने कहा कोई मुहर्रम नहीं खेलेगा। मुहर्रम जो है मूलतः शिया लोगों के द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है, बहुत ही फेमस है ना। तो ये इसने थोड़ा सा धार्मिक रूप से कट्टरता को भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसने केवल सारी कट्टरता की ही चीज़ें की, साहित्य प्रेमी भी है ये, है ना, साहित्य प्रेमी। और मैं आपको बता दूं ये गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखा करता था, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये गुलरुखी नाम से कविताएं किया करता था। ठीक है, कौन? सिकंदर लोधी। ना केवल कविताएं किया करता था बल्कि इसने बहुत सारी हिंदू किताबों का जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं, जैसे आयुर्वेद है, उसका इसने फारसी भाषा में भी अनुवाद कराया। तो इसने आयुर्वेद की एक पुस्तक है, इसने आयुर्वेद की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया और उस पुस्तक का नाम है फहरंग ए सिकंदरी। ठीक है, तो इसने क्या किया, फारसी की एक आयुर्वेद की पुस्तक का फारसी में अनुवाद कराया जिसका नाम है फसरंग ए सिकंदरी। इस नाम से जो है उसने इसका फारसी में फरहंग, सॉरी इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, फहरंग ए सिकंदरी, ये आयुर्वेद की पुस्तक थी जिसको उसने फारसी में ट्रांसलेट करवाया। इसके अलावा संगीत की भी एक पुस्तक को उसने फारसी में ट्रांसलेट करवाया जिसका नाम है लज्जत ए सिकंदरी। ठीक है, अब फहरंग ए सिकंदरी का संबंध किससे है? आयुर्वेद से है। और लज्जत ए सिकंदरी का संबंध किससे है? संगीत से है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप की पुस्तकों का फारसी भाषा में ट्रांसलेशन करवा रहा है जिसका उद्देश्य है कि लोग इनको पढ़ के समझ पाएँ और इन विषयों पर अपनी समझ बना पाएँ। ठीक, तो ये हमें याद रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके कुछ समकालीन लोग भी हैं जो काफ़ी फेमस हैं, जो आपको पता होना चाहिए, पेपर पूछ लेता है। इसके समकालीन कौन कौन हैं? इसके समकालीन कौन कौन है तो मैं आपको बता दूं, इसके समकालीन कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। जैसे पहले हैं गुरु नानक, याद रखना,
गुरु नानक और दूसरे हैं कबीर। तो गुरु नानक हैं, कबीरदास जी हैं, ये सभी समकालीन हैं किसके? ये सभी समकालीन हैं सिकंदर लोधी के। ठीक, ये आपको याद रखना है, पेपर में आ सकता है कि बताइए। अब ऐसा मत सोच लेना इसी के समकालीन है, ये लोग आगे भी जाएंगे, बाबर के समय में भी ये जाएंगे, है ना। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसके बारे में बस इतना ही है। इसके बाद अब चूंकि इसने देखिए, इसने प्रशासन को बेहतर बनाने का प्रयास किया, गद्दी पर भी बैठ रहा है, सुल्तान की उपाधि भी ले ली और योग्य लोगों की भर्ती कर रहा है ना। तो अब यहाँ से जो है धीरे धीरे जो इसके सरदार हैं, जो अमीर लोग हैं, जो अफ़गानी अमीर हैं, जो अफ़गानी सरदार हैं, वो धीरे धीरे इससे गुस्सा हो रहे हैं। लेकिन इसके समय में वो इतना गुस्सा नहीं थे। इसके बाद जो शासक आया उसने तो हद ही कर दी। और अब गद्दी पर आएगा यहाँ पर इब्राहिम लोदी। ठीक है, अब गद्दी पर आएगा इब्राहिम लोदी। इससे पहले का जो शासक है जो हमने देखा ऊपर, ये जो है साथियों सिकंदर लोदी, ये जो है इतना कट्टर नहीं था। ठीक है, मतलब इसने चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास किया, राजधानी भी बनाई, बहुत सारी चीज़ें की। और इससे जो अमीर सरदार थे इतना गुस्सा नहीं हुए जितना गुस्सा वो हुए इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी का समय है 1517 से 1526। ठीक है, 1526 इसका समय है। और ये एक हम कहें तो एक बहुत ही क्रूर शासक है। क्रूर शासक है मतलब इसको किसी के प्रति दया भाव नहीं था। और क्रूर शासक इस सेंस में हम कह रहे हैं कि लोगों को छोटी छोटी गलतियों पर गंभीर सजाएं दिया करता था। गद्दी पर बैठने के बाद इसने सभी अमीरों के खातों की जांच करवाई, मतलब खाते मतलब जो सरकारी लेन देन चल रहा था उनकी जांच करवाई, और ये सुनिश्चित किया कि अगर किसी पर कोई पैसा निकल रहा है सरकार का तो उससे वसूली की जाए। और ना केवल वसूली की जाए बल्कि उनको दंडित करने के लिए ये जेल में भी उन्हें डाल देता था, जहाँ पर उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती थी, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। बहुत बार तो स्वयं इब्राहिम लोदी खुद भी लोगों को प्रताड़ित किया करता था। तो इस सेंस में अगर हम देखें तो बहुत ही क्रूर शासक है इब्राहिम लोदी। और इस तरीके की जब ये हरकतें करने लगा तो अमीर वर्ग इससे बहुत ज़्यादा नाराज हो गया, और उसका परिणाम ये रहा कि अमीरों के षड्यंत्र से बाद में इसको गद्दी से हटा दिया गया। वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसने बहुत ज़्यादा क्रूर शासक के रूप में जो अमीर सरदार थे उनको नुकसान पहुंचाया। ना केवल नुकसान पहुंचाया बल्कि इसने दरबार में ये भी प्रथा शुरू करी कि जब मैं गद्दी पर बैठूंगा, मैं सिंहासन पर बैठूंगा, तो कोई भी अमीर, कोई भी अफ़गानी सरदार गद्दी पे नहीं बैठेगा। उन्हें कुर्सी भी नहीं दरबार में दी जाती थी, उन्हें दरबार में ये खड़ा रखता था। तो इस तरीके की चीज़ें कर रहा है। अफ़गान सरकार जो अफ़गान सरदार हैं उन्हें बिल्कुल इज्जत नहीं दे रहा है, उनको कुछ समझता नहीं है, लोगों को यातनाएं दे रहा है और इसको एंजॉय करता था। तो लोग इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। ठीक है, इसी बीच जो है इसका युद्ध भी होता है 1518 में, जिसे हम कह रहे हैं घटौली का युद्ध। घटौली का जो युद्ध हुआ है साथियों, ये हुआ है राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी, है ना। इसका युद्ध भी हुआ और इस युद्ध में राणा सांगा ने इसको हरा भी दिया। ठीक है, हरा भी दिया इसको। तो ये सारी भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन राणा सांगा ने इसको हरा तो दिया लेकिन दिल्ली पर कब्जा वो नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इन सभी के लिए वो दोषी मान रहा है किसको? इन सभी के लिए दोषी मान रहा है वो किसको? अपने सरदारों को, अपने अमीर सरदारों को। इसी बीच जो इसकी उत्तर पश्चिमी जो सीमा है, जो पंजाब का बॉर्डर है, वहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं विदेशियों के। बात समझ रहे हैं? वहाँ पर विदेशी लोग हमला कर रहे हैं, लूट करके चले जा रहे हैं। तो जब इसके पास खबर पहुंची कि विदेशी लोग हमारी पंजाब की सीमा पर हमला करके चले आ रहे हैं, तो इसने पंजाब के गवर्नर, जिनका नाम था दौलत खां लोधी, उनको अपने यहाँ बुलाया कि भैया तुम जवाब दो कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, वहाँ के गवर्नर बने बैठे हो दौलत खां लोधी, तुम कर क्या रहे हो, है ना। अब दौलत खां लोधी कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था, इसका चाचा था। ठीक है, और दौलत खां लोधी के पास जब ये पत्र पहुंचा कि तुम्हें सुल्तान ने बुलाया है, इब्राहिम लोदी ने, तो ये समझ गया कि इब्राहिम लोदी बहुत कमीना आदमी है और अगर मैं उसके पास गया तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, मुझे जेल में डाल देगा। इसलिए इसने बुद्धिमत्ता दिखाते हुए स्वयं को ना भेज करके अपने पुत्र को भेजा, और वो पुत्र वहाँ पहुँचा
और पुत्र से सवाल जवाब करेंगे कि क्या कर रहे हो तुम, सही से प्रशासन नहीं कर पा रहे, और बहुत उसको डांटा, और अंत में वो उसे अपने साथ घुमाने ले गया जेल खाने में, जहाँ पर वो लोगों को यातनाएं दिया करता था। और जब वो जेल में पहुँचा तो उसी के सामने इब्राहिम लोदी ने कुछ जो कैदी थे उनमें संटियाँ बरसाईं, उनकी मार लगाई, और उससे कहा कि अगली बार जब तुम्हारे बाप को बुलाया जाए तो उसी को ही भेजना, तुम मत आना वरना तुम यहाँ दिखाई दोगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। दौलत खां लोधी को समझ आ गया कि भैया ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। उसने कुछ प्लान बनाया। उसने प्लान बनाया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसको गद्दी से हटा दिया जाए। और दौलत खां लोधी ने फिर क्या किया, दौलत खां लोधी ने एक योजना के तहत निमंत्रण दिया एक समरकंद के एक लुटेरे को जिसका नाम था बाबर। तो दौलत खां लोधी ने बाबर को आमंत्रित किया। दौलत खां लोधी ने एक लुटेरे, समरकंद के एक लुटेरे जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आमंत्रित किया बाबर को, ठीक है। दौलत खां लोधी कौन थे, उस समय पंजाब के गवर्नर थे। तो दौलत खां लोधी जो कि पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया ये कहकर कि आप आइए और यहाँ पर हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, और जो भी आपको यहाँ करना है आप करिए, पंजाब का बॉर्डर पूरी तरीके से खुला रहेगा, उल्टा हम भी आपकी सहायता करेंगे। और इस तरीके से बाबर को यहाँ आमंत्रित किया गया। दौलत खां लोधी को क्या लगता था, दौलत खां लोधी को लगता था कि ये तो लुटेरा है, ये यहाँ आएगा, लूट मार करेगा, लूट मार करके चला जाएगा, और जब ये लूट मार करके चला जाएगा तो इब्राहिम लोधी कमज़ोर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इब्राहिम लोधी को वहाँ से गद्दी से हटा देंगे दिल्ली की, और मैं गद्दी पर बैठ जाऊँगा। कौन, दौलत खां लोधी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। बाबर खुद अपने चाचा के द्वारा सताया गया था। जब उसने भारत को देखा तो यहाँ की समृद्धि देख करके, क्योंकि ये जिस क्षेत्र से आया था वहाँ कुछ नहीं होता था, उज्बेकिस्तान समरकंद का जो इलाका है वहाँ कुछ नहीं होता है, लेकिन भारत में जब इसने देखा तो चारों तरफ खुशहाली है, नदियाँ हैं, पेड़ है, ठीक है, अच्छा मौसम है, बारिश भी होती है यहाँ पे, फलों के बागीचे हैं, इतनी सुंदर सुंदर नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, तो यहाँ पे देख करके वो यहीं रह गया, ठीक है। और उसने तय किया कि अब यहाँ से वापस नहीं जाएगा, और फिर चीज़ें बहुत सारी अलग अलग हुई। और हम जानते हैं कि इसी के आमंत्रित करने के बाद फिर हुआ है एक युद्ध जो बहुत ही फेमस है, और उस युद्ध को हम लोग कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। और इसी युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया, है ना, इसकी मृत्यु हो गई। और मैं आपको बता दूं, पूरे दिल्ली सल्तनत में युद्ध भूमि पर मारे जाने वाला एकमात्र दिल्ली सुल्तान कौन है, इब्राहिम लोधी है। और चूंकि पानीपत में ही ये मारा गया, इसीलिए इसका मकबरा भी कहाँ है, ध्यान रखना, इसका मकबरा भी पानीपत में है, ठीक है। इसके आगे की कहानी हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि बाबर किस तरीके से आता है और यहाँ से दिल्ली सल्तनत हो जाती है समाप्त। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। अच्छा, ये युद्ध कब हुआ है, ये युद्ध हुआ है 1526 में, अप्रैल 1526 में ये युद्ध हुआ है, 21 अप्रैल को, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत हुई हमारी समाप्त। आगे की क्लास में हम बात करेंगे मुगल वंश की। अगर चैनल पर पहली बार आए हो और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।